और जो पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया वो हमें बता दिया गया है 0.1 मीटर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 जॉल। तो यानी कि जो वर्क डन है वो 10 जॉल होगा और जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। कौन से मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव करके गए हैं? तो वी नो दैट जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होने की वजह से उनकी मोशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम कर रहे हैं 2015 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11। The total weight of the load at the wheelbarrow shown is 600 Newton. What is the size of the force F needed just to lift the loaded wheelbarrow? हमने व्हील बैरो को उठाना है, लोड करना है, तो यहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? तो एक्चुअली यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि जब हम इसे लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इज इक्वल टू होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है 600 न्यूटन और इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से वो है 70 सेंटीमीटर। तो हम इससे टॉर्क फाइंड करते हैं तो आएगा हमारे पास 600 मल्टीप्लाई बाय 70। ये क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसकी फोर्स हमने अप्लाई करनी है यानी कि वो फाइंड करनी है। मैं उसे सिंपल एफ ही लिख लूंगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस फोर्स का डिस्टेंस इस सेंटर से जो कि है 70 प्लस 50 यानी कि 120। तो यहाँ से हम फोर्स F कैलकुलेट करेंगे तो F फोर्स है वो इज इक्वल टू आ जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 120। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 350। तो 350 न्यूटन आंसर है यानी कि ए पार्ट करेक्ट होगा। Question number 12 देखते हैं। A gas is trapped inside a cylinder by a movable piston. The length of the gas column is 20 cm and the pressure inside the cylinder is P. The piston is pulled out a distance of 30 cm so that the length of the gas column is now 50 cm. The temperature of the gas does not change. What is new pressure of the gas? तो हमने गैस का प्रेशर फाइंड करना है। तो we know that कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो हम इसके इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को कंपेयर कर लेते हैं यानी कि मैं लिख सकता हूं PI यानी कि इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय VI इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा PF फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय VF फाइनल वॉल्यूम। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। इनिशियल प्रेशर हमारे पास उसने बता दिया है वो P है तो मैं यहाँ पर स्मॉल p लिख देता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम, अब यहाँ पर इनिशियल जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और अगर इसका एरिया जो है वो A हो तो 20 मल्टीप्लाई बाय A जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है कि कितना होगा और फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और इसका एरिया अगर A हो, यहाँ पर A मेंशन कर देता हूं तो 50 मल्टीप्लाई बाय A यानी कि एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा यानी कि ये हमारे पास वॉल्यूम है। यहाँ पर A से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल प्रेशर है PF वो इज इक्वल टू आ जाएगा 20/50 इंटू P। तो 20/50 का आंसर आता है 0.4 तो यानी कि A पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। The base of rectangular storage tank is 2m by 3m यानी कि मीटर। The tank is filled with paraffin to a depth. The density of paraffin is 800 kg per meter cube and the gravitational field strength is 10 Newton per kg. What is the pressure at the bottom of the tank due to the paraffin? तो हमने यहाँ पर बॉटम पर प्रेशर फाइंड करना है कि पैराफिन की वजह से कितना होगा। तो वी नो दैट लिक्विड का जो प्रेशर है हम फाइंड करते हैं रिलेशन P इज इक्वल टू रो डेंसिटी G ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड H हाइट के साथ इनको मल्टीप्लाई करके। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर पैराफिन की डेंसिटी बता दी गई है 800
है तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 800। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी बता दी गई है, जी की वो है 10, तो यहाँ पर मैं 10 पुट करूंगा। और इस सिलेंडर की हाइट हमें बता दी गई है, वो है 3 मीटर, यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000 पास्कल। तो सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ पर्सन थ्रोज अ स्टोन सो दैट इट फ्लोज द पाथ शोन इन द डायग्राम। In which position does the stone have the most gravitational potential energy? We know that जो gravitational potential energy है यानी कि PE, उसका फॉर्मूला होता है, वो डिपेंड करती है एम मास पर, G ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर और H हाइट पर। तो इस ऑब्जेक्ट का मास थ्रू आउट द मोशन तो सेम रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि ये ज्यादा हाइट पर नहीं है, इतनी हाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती। और अब यानी कि डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर जो हाइट है वो सब मैक्सिमम है इस ऑब्जेक्ट की, तो इट्स मीन बी पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो बी पॉइंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ पिस्टन ऑफ एरिया 10 cm स्क्वायर इज पुश्ड स्लोली इनटू अ वेरी लार्ज सिलेंडर कंटेनिंग गैस एट प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। The pressure of the gas remains constant as the piston moves at a distance of 0.1 meter. What is the force of the gas on the piston and what is the work done by the piston on the gas? तो हमने फोर्स और वर्क डन फाइंड करना है, तो हमारे पास प्रेशर बता दिया गया है P जो कि है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पिस्टन का एरिया भी बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने फोर्स फाइंड करनी है पिस्टन पर, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो 10 है, जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है और जो एरिया है वो भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो फोर्स है वो आ जाएगी हमारे पास 100 न्यूटन। तो हमने फोर्स तो फाइंड कर ली है, अब हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो पिस्टन ने ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर जो पिस्टन पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो 100 है और जो पिस्टन ने डिस्टेंस कवर किया वो हमें बता दिया गया है 0.1 मीटर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 जॉल। तो यानी कि जो वर्क डन है वो 10 जॉल होगा और जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फोर्स 100 न्यूटन सी पार्ट में है और वर्क जो है 10 न्यूटन सी पार्ट में है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 16 देखते हैं। A gas is in a sealed container of constant volume. The gas is heated and the pressure of the gas on the wall of the container increase. How do the particles of the gas cause this increase in pressure? तो we know that जब हम गैस को हीट करते हैं तो हीट की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मोर फ्रीक्वेंटली कंटेनर की वॉल के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। दी एक्सपेंड की वजह से नो, बी ऑप्शन है हिट ईच अदर मोर फ्रीक्वेंटली नो, अगर वो आपस में मोर फ्रीक्वेंटली हिट कर रहे हैं तो उसका कंटेनर पर की वॉल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। सी पार्ट है दे हिट द कंटेनर मोर फ्रीक्वेंटली, यस, तो वो कंटेनर को मोर फ्रीक्वेंटली हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से कंटेनर की वॉल पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQ 17 देखते हैं। द डायग्राम्स रिप्रेजेंट फॉर थर्मामीटर, ओके, which thermometer has the greatest sensitivity and which thermometer has the greatest range? किसकी सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है और किसकी सबसे ज्यादा रेंज है, हमने फाइंड करना है। We know that वो थर्मामीटर जिसकी यहाँ पर रेंज सबसे कम होगी उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सब मैं यहाँ पर रेंज फाइंड करता हूँ सब थर्मामीटर्स की, तो जिसकी रेंज सबसे कम होगी उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा। तो रेंज फाइंड करते हैं 25 माइनस 0, तो इसकी रेंज है वो 25 ही आ जाएगी। तो इस थर्मामीटर की रेंज है 25 सेल्सियस। सेकेंड थर्मामीटर को देखते हैं। 40 माइनस 30 करेंगे तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी 10 सेल्सियस। थर्ड थर्मामीटर हमारे पास है 250 सेल्सियस माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास जो रेंज है वो आ जाएगी 250 सेल्सियस। जो लास्ट थर्मामीटर है उसकी रेंज फाइंड करेंगे 300 माइनस 100, तो जो रेंज है वो आ जाएगी हमारे पास 200 सेल्सियस। तो देखिए जो सबसे कम रेंज है वो क्यू थर्मामीटर की है,
सबसे कम रेंज क्यू थर्मामीटर, इसमें इसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। तो इसकी सेंसिटिविटी मैं मेंशन कर देता हूं, एक्स जो है वो मैक्सिमम है क्यू थर्मामीटर की। और हमने ये भी देखा है कि रेंज किसकी सबसे ज्यादा है, तो रेंज है 250। आर थर्मामीटर की ज्यादा है, तो इट्स मीन आर थर्मामीटर की रेंज सबसे ज्यादा है और क्यू थर्मामीटर की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ग्रेटर सेंसिटिविटी जो है वो क्यू थर्मामीटर की है, तो क्यू सी पार्ट, और ग्रेटर रेंज है आर थर्मामीटर की है, तो आर यानी कि सी पार्ट करेक्ट है। MCQs 18 देखते हैं। Some of the liquid in a dish evaporates as shown in the diagram. Okay, which molecules have the liquid and which molecules in the liquid have greater average kinetic energy? तो हमने देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स लिक्विड को लीव करके गए हैं। तो वी नो दैट जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होने की वजह से उनकी मोशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है और वो लिक्विड की सरफेस को लीव कर जाते हैं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से। जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो लीव करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन को देखते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट लीव यस हाई एनर्जी, यस हाई एनर्जी होगी उनके पास, तो ए और बी दोनों पार्ट ही करेक्ट हो सकते हैं। सेकंड उसने कहा उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएं जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एवेपोरेशन जो है मॉलिक्यूल्स में ज्यादा थी। अब जिनमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वही तो एवेपोरेट कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड जो एवेपोरेशन के बाद मॉलिक्यूल्स बचे, इस मीन के उनकी एवेपोरेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है, वो इस लिक्विड की सरफेस को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पा रहे। तो इट्स मीन जो आफ्टर एवेपोरेशन है उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कम है। तो मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हमने वो बताया जिनकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है तो वो बिफोर इवेपोरेशन है, यानी कि ए पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 19 देखते हैं। An insulator beaker contains 300 gram of water initially at 30 Celsius. Okay, water at 100 Celsius is added until the temperature of the mixture reaches 50 Celsius. The specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Celsius. How much water is added? हम कितना वाटर ऐड करेंगे? तो पहले तो हम कर क्या रहे हैं, हम 300 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 30 सेल्सियस से इंक्रीज करके 50 सेल्सियस पर लेके जा रहे हैं। यानी कि हमने जो चेंज इन टेम्परेचर लेके आना है वो है 20 सेल्सियस। तो हमने 300 ग्राम वाटर का टेम्परेचर चेंज करना है 20 सेल्सियस। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि इसके लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो हीट डेल्टा क्यू वी नो दैट हम फाइंड करते हैं MC डेल्टा T के साथ चेंज इन हीट। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। मैस हमारे पास है 300 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बता दी गई है वो है 4.2 और जो चेंज हमने लेके आना है टेम्परेचर में वो है 20 सेल्सियस। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो है 25,200। हमें इतनी हीट चाहिए इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 30 सेल्सियस से 50 सेल्सियस पर। तो हम हीट ऐड करने के बजाय हम ऐड कर रहे हैं वाटर को जिसका टेम्परेचर है 100 सेल्सियस। तो हम 100 सेल्सियस टेम्परेचर वाले वाटर को ऐड कर रहे हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो वो इसको हीट ट्रांसफर करेगा, इस वाटर को वो हीट ट्रांसफर करेगा। तो कितना वाटर ऐड करें कि ये जो हमारे पास वाटर है 300 ग्राम, ये हीट गेन करके, इतनी हीट गेन करके इसका टेम्परेचर जो है वो 50 सेल्सियस तक आ जाए। तो अब हमने मैस फाइंड करना है कि हमें कितना मैस ऐड करना पड़ेगा। सेम फार्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे कि चेंज इन हीट जो है वो इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब हमारे पास क्या है, अब हम ये 100 सेल्सियस वाला वाटर ऐड कर रहे हैं। हमने जो हीट फाइनल हीट लेके आनी है वो लेके आनी है 25,200 हमें हीट चाहिए। मैस हमने कैलकुलेट करना है कि हम कितना मैस कैलकुलेट करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता है कि 4.2 है वाटर की, और जो चेंज इन टेम्परेचर है, अब जो 100 सेल्सियस वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर 100 से कम होके आ रहा है 50 पर, क्योंकि दोनों वाटर 50 तक पहुंच गए। तो इसका टेम्परेचर भी 100 से कम होकर 50 पर आ गया। तो इसका जो चेंज आया टेम्परेचर में वो कितना आया है 50 का। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। जो मैस है हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा 25,200 डिवाइडेड बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 120 ग्राम। तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 20 देखते हैं। Which statement is correct? Infrared radiation cannot travel in vacuum.
ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, इसने कैन नॉट लिखा है तो ये रॉन्ग है। बी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड्स एंड गैसेस। नो, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती हैं और गैसेस में भी ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड मीन यहाँ पर ग्लास है, तो बी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। सी है इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन ओनली ट्रैवल इन वैक्यूम। नो, इंफ्रारेड रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और एयर में भी ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट है इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड इन गैसेस। यस, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस वैक्यूम और गैसेस दोनों में मूव कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।